रविंद्र शर्मा जी ने आपको इंट्रोडक्शन दिया। हमारे बीच में देश के बहुत ही सीनियर कांग्रेस के साथी और पूरे मुल्क में जाने जाते हैं सुबोध साई साहब, और एक स्पेसिफिक विषय को लेकर आपसे वार्ता करेंगे। और मेरी गुजारिश रहेगी कि जो इनका विषय है मॉनिटाइजेशन के इम्पैक्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही फैसले लिए हैं, डिटेल से सारे साथी पहले इनको सुनेंगे और फिर उस सब्जेक्ट पर ही जो आपके सवालात होंगे उनका बहुत बेहतरीन तरीके से सुबोध साई जी आपको तसल्ली बख्श जवाब दे देंगे। और उसके बाद जो हमें अक्सर रहता है कि हम इस विषय को हट के फिर दूसरे विषय को लेते हैं, उसके लिए हम डजन्स ऑफ लीडर्स यहीं पर है। जो आपको जम्मू कश्मीर के बाकी मामलात हैं उसको हम उसके बारे में भी कोई सवाल होगा उसको हम लोग लेंगे, मगर पहले जो जिस सब्जेक्ट के लिए सुबोध जी इतने बड़े स्तर के इतने सीनियर लेवल के हमारे कांग्रेस के मरकज़ी लीडर आपके सामने हैं, मेरी यही गुजारिश रहेगी कि पहले इनकी हम डिटेल सुनेंगे। यह हम सब के लिए एजुकेटिव प्रोग्राम है, तो उसके बाद जो कोई सवाल होगा वो हम लोग लेंगे। और फ़िलहाल आपका शुक्रिया और पूरे साथियों का, सुबोध साई साहब का पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम वेलकम करते हैं कि इतने दूर से आए और इस सब्जेक्ट पर आपसे बात करेंगे। मैं इन्हीं से गुजारिश करूंगा कि वो आज की इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करें। सुबोध साई साहब, 1 मिनट के लिए ये है कि आप सामने खड़े हो गए, माइक उधर है क्योंकि साउंड जाता है, उसको इधर रख दो। साई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा साहब, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष महोदय, और गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप आप देख रहे हैं। मैं सबका अभिनंदन करते हुए खासकर जम्मू से आपका अभिनंदन करता हूं और मुख्य तौर पे मोदी सरकार का देश बेचो अभियान का जो आज देश को सौगात मिल रहा है, उससे संबंधित थोड़ी खुल करके उस पर हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। देश में ओवरनाइट जो इनका एक सरप्राइज देने का जो तरीका रहा है, उसमें मोदी जी और इनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम देश को के संपत्ति को मोनेटाइज कर रहे हैं, मतलब किराए पे देने का काम करेंगे और इससे देश का बड़ा भला होने जा रहा है। लेकिन ये नहीं बताया कि वो संपत्ति क्या था और हमारे 67 इयर्स के शासन में जो हमने संपत्ति बनाई थी, ये कब बना था। अगर ये भी बता दी होती तो मोदी जी जो लगातार कहते रहे कि 70 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, तो ये संपत्ति बेच कौन सा रहे हैं। मैं आपको कहूं कि देश का ये तमाम संपत्ति को बेचने वाला, औने पौने दाम में बेचने वाला, क्या देशद्रोही नहीं कहा जाएगा? किसने इनको ये अधिकार दिया कि देश की आजादी के बाद अर्जित संपत्ति को भाजपा और देश की प्रधानमंत्री मोदी बेच दें? मैं ये जो स्वरूप देख करके लग रहा है जैसे
दुकानों में क्लियरेंस सेल लगा रहता है, उस तरीके से इन्होंने ये संपत्ति को बेचने का घोषणा किया है। और लगता ऐसे ही है, जो पूरे इनके सूची है बेचने वाले संपत्तियों का, कि आसमान बेचेंगे, जमीन बेचेंगे और पाताल भी बेचेंगे। अगर आप सूची देखें तो हम जो कह रहे हैं वो चरितार्थ हो जाए। सड़क 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे, रेल 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, ट्रैक, वुडन शेड्स, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, 42,300 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन नेटवर्क, बिजली उत्पादन 6,000 किलोवाट हाइडल सोलर विंड एसेट, जो NHPC, NTPC और NLC जैसे नवरत्ना कंपनियों का था। साथियों, ये लिस्ट लंबी है। जो प्राकृतिक गैस लाइन, ये 8,000 किलोमीटर गेल कंपनी, आपने जानते हैं गेल कंपनी हमारा नवरत्ना कंपनी में से एक है, उसका पाइपलाइन बेच देगी। पेट्रोलियम पाइपलाइन 4,000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन HPCL का पाइपलाइन बेचेगी। टेलीकॉम 2.86 किलोमीटर भारत नेट, जो हमारा फाइबर का जो बिछा हुआ है, जो BSNL और MTNL का था, जो ऑलमोस्ट दोनों कंपनी को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, उसको बेचे। यहाँ तक कि आप अभी किसानों की लड़ाई, दुनिया भर में भारत देश के किसानों की लड़ाई है, उनका भी जो 210 लाख मीट्रिक टन का गोदाम जो है, वेयर हाउसिंग, फूड स्टोरेज, ये किनके काम आता है? किसानों के काम आएगा, उसको भी बेच दें। माइनिंग साइड में 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, जो और 761 माइनिंग ब्लॉक जो चल रहा है और जो नया होना है, उसको भी बेच देंगे। आप देख रहे हैं, आकाश बेच ही रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, प्लेन बेच रहे हैं, वो तमाम कंपनियां जो देश के लिए आम लोगों से जुड़ा हुआ था, बंदरगाह बेच रहे हैं, 31 प्रोजेक्ट एंड 9 पोर्ट बंदरगाहों का बेच देंगे। यहाँ तक कि नेशनल स्टेडियम भी बेच देंगे, 2 नेशनल स्टेडियम भी बेच देंगे। क्या इसको आप देश की संपत्ति का एक लूट, सामूहिक लूट नहीं आप कहेंगे? ये लूट है जो मोदी जी के राज में है। सब कुछ बेचना ही जानते हैं मोदी जी, या अपने 7 वर्षों में कुछ बनाया भी। आपको याद होगा, मोदी जी ने 60 महीने मांगे थे, 60 महीने दिए, तो 60 महीने देश बनाने के लिए नहीं मांगा था, 60 महीने देश बेचने के लिए मांगा था। और अब नए जुमले, जैसा कि कहा गया कि पहले डीमोनेटाइजेशन से लोगों के पॉकेट के पैसे निकाले, अब मोनेटाइजेशन, मोदी मौद्रीकरण ये शब्द है। अरे आम लोग को समझने वाला मोदी जी,
भाषा बोले होते कि हम देश का जो 70 साल में अर्जित प्रॉपर्टी है उसको बेच रहे हैं। तो मोनेटाइजेशन, मौद्रीकरण, ये मोदी जी का मौद्रीकरण है। इसका उन्होंने एक नया जुमला के तौर पे उन्होंने शुरू किया है। और ये संपत्ति साथियों 30 साल से 50 साल तक दिया जा रहा है दूसरों को। गोया और दूसरों को कौन जा रहा है? जितनी संपत्ति अभी तक गई है, चाहे रेल हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे माइंस हो, जितना भी पहले इन्होंने बेचा है वो अपने कुछ मित्रों के हाथ में बेचा। ये वही मित्रों के पास जाने वाला है। आप कहते हैं कि हम किराए पे दे रहे हैं। 50 साल जो प्रॉपर्टी लेगा उसको डेवलप करेगा, उस पे अपने बिजनेस को डेवलप करेगा, कमाई को डेवलप करेगा, और कहते हैं कि इसका मालिकाना हमारे पास रहेगा, तो वो पूरा कागज के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। और ये प्रॉपर्टी लौट के कभी हमारे पास आने वाली नहीं है। अगले 10 सरकारों के हाथ में 10 गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल बाय दिस लूट। जो पैसा आएगा कि आप 60 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी आप 6 लाख करोड़ में लोगों के हाथ में देंगे। और ये पैसा, ये कहते हैं कि हम एक नया, कि हम ये पैसा को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाएंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2019, 2020 और 2021 हर भाषण में इन्होंने कहा कि 100 लाख करोड़ हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए, लेकिन एक कौड़ी भी नहीं लगा है आज तक। तो ये 6 लाख करोड़ जो आएगा, वो क्या आपको नहीं लगता है कि मोदी जी का जो प्रधानमंत्री आवास बनना है, सेंट्रल विस्टा बनना है, बुलेट ट्रेन चलना है, और तो और अब दुनिया का सबसे महंगा प्लेन मोदी जी के लिए आ रहा है, जो अमेरिका के एयरफोर्स 1 से भी ज़्यादा एडवांस, इसमें यह पैसा खर्च हो। साथियों, 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइवेटाइजेशन हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई कि हम ऐसा कोई भी प्रतिष्ठान पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्ट नहीं करेंगे जो पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टेड होने से प्राइवेट पार्टी का मोनोपोली हो, प्राइवेट पार्टी का मोनोपोली हो। यहां तक कि हमने कहा था कि अगर कोई घाटे में भी है इस तरह का जो मोनोपोलाइजेशन को बढ़ावा देगा, तो हम उसको नहीं करेंगे। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, जो हमारे आम लोगों से जुड़े हुए सवाल से पब्लिक सेक्टर है, लाइक जैसे रेल को कहा था हम लोगों ने, एक पैसा भाड़ा नहीं बढ़ा है, ऐसा याद कीजिए 10 साल सरकार। अब तो खैर वो वक्त ही खत्म हो। तो ये तमाम चीज़ों को हमने कहा था कि हम इसको नहीं हम इसको टच करेंगे। मोदी जी ने सबको दरकिनार करके और अंधाधुंध तरीके से मुट्ठी भर मित्रों के लिए ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। इसके शॉर्टफॉल क्या हो, इनके नतीजे क्या हैं?
नतीजा बहुत साफ है, जैसा हमने कहा आपको कि 10 सरकारों को इसका बेनिफिट नहीं है। ये सारे पब्लिक सेक्टर में जो हमारा सोशल कमिटमेंट है, जो संविधान के तहत कमिटमेंट, ST, SC, OBC, इनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, इनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी और जो पैसा आएगा ये मोदी जी अपने काल में ही इसको हजम कर रहे हैं। तरीका यही रहा है इनका, ये हजम कर जाए। और ये जो नेशनलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये इनके पाइप में इतना छेद है कि वो पैसा कहाँ जाएगा, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं आती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो सरकार किस तरह से फेल्योर रही है, रोड नहीं चला सकते हैं, ये बिजली नहीं चला सकते, टेलीकॉम नहीं चला सकते, रेल नहीं चला सकते, स्टेडियम नहीं चला सकते, गैस पाइपलाइन नहीं चला सकते, तो ये सरकार नहीं चला पा रही है और नहीं चला सकते हैं, इसलिए इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। साथियों, ये देशव्यापी सभी राजनीतिक दल, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी पॉलिसी न पार्लियामेंट में लाया गया, न किसी स्तर पे इस पे संवाद हुआ, कोई बातें हुई, इसलिए ये जो NMP, नेशनल मॉडर्नाइजेशन पाइपलाइन, ये नया शब्द जो उन्होंने जुमला दिया है, जिसका मोदी मौद्रीकरण हिंदी में कहा जाए साफ, तो ये है, इसका एक ही मतलब है कि हम दो, हमारे दो और बचे हुए देश को बेच दें। इस आधार पे जो मोदी सरकार चल रही है, हम देश के विरासत पर ये हमला मानते हैं, ये देश के भविष्य पे हमला मानते हैं और हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए संकल्पित हैं। अपने आप को पूरी तरह से सारे विपक्ष और देश के ट्रेड यूनियन लीडर, किसान, मजदूर, ये सब इसके लिए लड़ने के लिए संकल्पित हैं। वो जी मेरा सवाल है, आपके सवाल बचा के रखे। हमने लोगों के लिए आज तक, अगर रेलवे क्या है, रेलवे इज अ लाइफलाइन ऑफ द इंडियन पीपल, उसको आप बेच रहे हैं। तो ये सारा चीज जो पूरे मोदी के राज में अगर देखिए, सत्ता में साल तो सिर्फ टैक्सेशन, सिर्फ टैक्स बढ़े, तो ये इससे कहाँ विकास? 7 साल तो मिले आपको, कितना इसमें आपने विकास करके दिखाया? अगर कोई चीज ऐसा बना के बेचे होते तब हम कहते कि आपका कंट्रीब्यूशन। तो जो मेरा प्रश्न आपसे वो कह रही है कि निजीकरण तो है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास व प्रगति के लिए कांग्रेस इस समय रोड़ा बन रही है। इससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो आपने आंकड़ा गिनाया कि 60 लाख करोड़ का 6 लाख करोड़ है, वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नया होगा और अगर लीज पर दी जाएगी जमीन तो उसके बाद शुल्क भी होगा। आदमी सीखता किससे है? सीखता है कि इनके चाल चलन, लक्षण, कर्म, ये किस तरह के लोग। आपने देखा है कि पिछले 2 वर्षों में सारे बजट के जो स्टेट के बजट थे उसको कटल किया गया। आपने देखा है कि आज MP, MLA के जो फंड थे, यहाँ तक कि उनके वेतन भी काटे गए। तो आप अगर एक तरफ ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ एयरफोर्स 1 के तर्ज पे जहाज ला रहे हैं जो 30-40 हजार करोड़ रुपए का है, ये सेंट्रल विस्टा बन रहा है हमारा पार्लियामेंट। ऐसा नहीं था कि इस संक्रामक काल में, जब इसमें हम हैं, कोविड के 2 साल के दौर में, हम लोगों के पॉकेट से में 4 पैसा दिए होते। अरे जो जिंदा रहेगा तब तो बचेगा। भूख से किसान मर रहा है, पूरे मजदूरों के खिलाफ आपके हैं, तो बचेगा, बनाइएगा क्या? और 7 साल इज एनफ पीरियड टू शो योर वर्थ दैट आई हैव डन समथिंग। अंडर यूटिलाइज्ड बसेस को हम इस तरह से निजीकरण कर रहे हैं, जो अभी तक आपने यूटिलाइज नहीं किया। ये लगातार आप पर एक प्रहार है कि कांग्रेस यूटिलाइज नहीं करती रही, लेकिन हमने उसको यूटिलाइजेशन की दौर में लाया है, हम पूरी तरह से आगे। आपको मैं बताऊं, इन्होंने 219 कोल ब्लॉक बेचे
और साथ उसमें से 7 भी कोल ब्लॉक आज तक जो है ऑपरेटिव नहीं हुआ। ये यूटिलाइजेशन है कि औने पौने दाम पर अपने मित्रों को कोई अकाउंटेबिलिटी है उसकी कि जो इन्होंने बेचा पहले, अगर उससे नहीं निकला, अभी भी इंपोर्ट हो रहा है कोल बाहर से, तो ये झूठ का पुलिंदा है, ये मदारी है और लोगों को छलने का काम है। सुबोध जी, अंकुश शर्मा फ्रॉम चैनल कह रहे हैं। सुबोध जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इंडिया ऑन सेल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इंडिया ऑन सेल, इंडिया सेल पर किस तरह से है? आपको लगता है टैगलाइन आपको ठीक करनी चाहिए? इंडिया ऑन रेंट होता है, क्लियरेंस सेल। इंडिया सेल में क्लियरेंस सेल है। अगर ये देश की संपत्ति थी तो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, कोई ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कशन हुआ, कहीं किसी स्तर पर इस पर चर्चा हुई? ओवरनाइट जैसे इनको सरप्राइज देने का है डीमोनेटाइजेशन, तो आज मोनेटाइजेशन के नाम ये साफ क्यों नहीं कहता है कि हम इसको बेच रहे हैं और अपने कुछ मित्रों के हाथ में दे रहे हैं? आप ये लाइन ठीक कर रहे हैं, इंडिया ऑन रेंट सर, इंडिया ऑन रेंट कर रहे हैं आप, इंडिया ऑन सेल से? इंडिया सेल क्लियरेंस सेल हो रहा है। इंडिया के प्रॉपर्टी का, भारत के देश के प्रॉपर्टी का क्लियरेंस सेल लगाया है मोदी जी। सुबोध जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का ये कहना है कि यूपीए ने 1.4 लाख करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स हैं वो रिलीज किए थे, इसी वजह से जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस है वो बढ़ते जा रहे हैं। वो एक पार्टी जो है वो पक्ष में है लेकिन वो विपक्ष के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये बेईमानों का पुलिंदा है। नोट कीजिए, 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ दे हैव अर्न फ्रॉम द डीजल पेट्रोल। उनके एक्साइज ड्यूटी से 25 लाख करोड़ इन्होंने अर्न किया है। कहाँ है वो पैसा? कहाँ है वो पैसा? सर, मेरा सवाल है कि आप जो राहुल गांधी जी है लगातार ट्विटर पर और कांग्रेस खासतौर पर हमेशा ये कह रही है कि इकॉनमी जो है स्लो डाउन है इकॉनमी, लेकिन जो कल के जीडीपी जो आंकड़े आए हैं वो अच्छे दर्शाते हैं, तकरीबन 23%। इसमें मेरा सवाल ये है कि वैश्विक स्लो डाउन है, बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जीएसटी रिकवरी भी हुई है। अगर हम पिछला आंकड़ा ये देखें 2 महीने का, तो जीएसटी रिकवरी भी बढ़ी है। और उसके साथ साथ जो इकॉनमी है, बेसिक इकॉनमी के जो रूट्स हैं वो भी थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 60 महीने मांगे थे उन्होंने एक सीरीज ऑफ, देखिए देश की इकनॉमी जो है वो पॉलिटिक्स से नहीं चलती है, उसके लिए मूल रूप से जो अर्थशास्त्री होते हैं, ये मैं बताऊं कौशिक बसु जो ये IMA का अर्थशास्त्री है, उसने जो कहा है वो हम कोई कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोग कि साहब इससे देश का महंगाई बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, पब्लिक सेक्टर बेचिएगा तो नौकरी कहाँ से कमाइएगा, कहाँ लाइएगा, तो इससे बढ़ेगा। और इनका एक सीरीज ऑफ एक घटना नहीं घटी है, डिमोनेटाइजेशन ऑफ, ये पूरी दुनिया में इसका इतिहास है कि जहाँ हुआ वहाँ धस गया। मनमोहन सिंह से बड़ा अर्थशास्त्री दुनिया में नहीं है जो उनकी अपनी रिस्पेक्टेबिलिटी है। उन्होंने जब कहा ये कि साहब हम भी बुड़बक नहीं थे, जाहिर नहीं थे हम कि हमने नहीं किया ये काम, लेकिन जो देश की और दुनिया की स्थिति थी उस वक्त भी जब पूरा दुनिया बैंकरप्ट हो रहा था, हम अंगद की पैर की तरह 8% पे डटे हुए थे। याद कीजिए, हमने जब आपको छोड़ा, हमारे साथ $115 प्रति बैरल था। मोदी जब आए तो $38 प्रति बैरल हो गया। क्यों आज पेट्रोल और डीजल 100 के पार हो गए? तो सीरीज ऑफ इनके गलत नीतियों के चलते ये देश आज खत्म हो रहा है। 130-35 करोड़ का देश है, जिस दिन खाएगा उस दिन उस चीज़ का दाम देगा, और दाम देगा तो जीएसटी के कलेक्शन भी होंगे। 2 बरस से तो घर में लोग किसी तरह से जी रहा था, तो अब जब कोविड थोड़ी ख़त्म हुई है तो बाज़ार में निकला है तो आपको कलेक्शन हुआ है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव डिस्ट्रॉयड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो उससे बनता है देश, देश राजनीतिक भाषण से नहीं बनता है। पॉलिटिकल एक सवाल है कि इसको कंक्लूड करें लास्ट में आप। सर शेयर प्राइसेस 60 हुए थे,
जब सिलेंडर का प्राइस 400 450 रुपये था, जब इंटरेस्ट रेट 8%। देखिए निश्चित तौर पे क्योंकि इशूज के ऊपर मोदी देश को नहीं आने देते। नहीं, आपको मैं लगता है एक बात कह रहा हूँ कि जिससे लड़ाई लड़ना है, कांग्रेस को लोगों नहीं, को मैं आपको मिल कह रहा रहा हूँ इसलिए कि अब धीरे धीरे लोगों के मन में इशू इमर्ज कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा, कहा 2 करोड़ प्रति वर्ष था और 7 साल में 14 करोड़ बेरोजगार हो गए। अगर ऐसी